नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो फ्री क्लासेस हैं उसके अंदर उसी सीरीज़ के अंदर आपकी अगली वीडियो है। इससे पहले अभी हम बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, नीमू चना हत्याकांड के बारे में पढ़ चुके थे। ये क्लासें एकदम फ्री रहने वाली हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, शेखावाटी, मीणा, भील इस प्रकार के आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे और इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस चैनल के अंदर आपको ये इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। किसी प्रकार का कोई शुल्क या टैक्स आपको नहीं देना है, ठीक है ना। और ये क्लासेस भी आपकी फ्री हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप तैयारी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में। भरतपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है, ठीक है। और जो भरतपुर है उसके अंदर 1931 के अंदर क्या हुआ था, एक नया बंदोबस्त लागू हुआ था। बंदोबस्त कैसा? ज़मीन का सेटलमेंट। और वो ज़मीन का जो सेटलमेंट था किससे रिलेटेड था? भाई इस ज़मीन का मालिक कौन, ठिकाना, रियासत, राज, अंग्रेजी सरकार, जागीरदार या किसान, इस प्रकार की कई बातें थीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये बंदोबस्त हुआ था। इसके अंदर खालसा भूमि, वेश्यवारी भूमि, है ना, अनेक प्रकार के कृषि योग्य भूमि के अंदर बांट दिया गया था, जिससे भू राजस्व के अंदर वृद्धि कर दी गई। 1931 के अंदर ये नया बंदोबस्त लागू हुआ। क्यों हुआ? भू राजस्व में वृद्धि करने के लिए, और ये हुआ भी। 1933 में यहाँ के किसानों ने विरोध के कारण लगान देना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ की सरकार ने इस आंदोलन को सफल पूरी तरह से होने ही नहीं दिया। चलिए बात कर लेते हैं बूंदी किसान आंदोलन की। अगर हम बात करें बूंदी किसान आंदोलन का टाइम पीरियड क्या था, तो ये 1926 से स्टार्ट होकर के 1943 तक चलता है। बूंदी के अंदर 1926 के अंदर पंडित न्यूनराम शर्मा के नेतृत्व में जो बूंदी स्टेट था, बूंदी रियासत थी, उसका ब्रड का नाम का क्षेत्र था, गांव था। वहाँ पर किसानों ने जितनी भी लाग, बाग, बैग और बेराट जो थी यानी टैक्स की पॉलिसी जितनी भी थी, उनके खिलाफ एक आंदोलन किया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, सभी जानते हैं। बूंदी रियासत की जो पुलिस थी उसने आंदोलन को दबाने के लिए बड़ी ही सख्ताई से काम किया। और 2 अप्रैल 1926 में डाबी नाम की जगह पर किसानों की एक सभा इकट्ठी होती है। उसके अंदर वो गोली चलवाते हैं, जैसे कि नीमू चना हत्याकांड हुआ था। और इस गोली कांड के अंदर एक नानक जी भील एवं देवलाल गुज्जर नाम के 2 किसान शहीद हो जाते हैं तथा न्यूनराम को अरेस्ट कर लिया जाता है। आओ जी। इसके बाद क्या होता है कि माणिक्यलाल वर्मा बूंदी आते हैं और वो आंदोलनकारियों के साथ जुड़ जाते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा, ये बात ध्यान से सुनना, माणिक्यलाल वर्मा जो होता है, नानक जी भील जो कि शहीद हो जाते हैं गोलीकांड के अंदर, उनकी याद में अर्जी नाम से एक गाना लिखते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, अर्जी क्या था? एक गाना था। किसके लिए लिखा था? नानक जी भील। नानक जी भील कौन थे? बेंगू किसान आंदोलन में शहीद थे। किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने, जो कि बाद में आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसके बाद क्या होता है, ये आंदोलन लगभग 17 सालों तक चलता है। और लास्ट में 1943 में बूंदी रियासत जो होती हैं वो किसानों की सारी मांगों को मान लेती है और आंदोलन यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है जाट किसान आंदोलन। देखेंगे 22 जून 1880 को रश्मि चित्तौड़ में हज़ारों जाट किसान जो थे नई भू राजस्व व्यवस्था का महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में विरोध करते हैं, या उन्होंने किया। और जुलाई माह के अंत में यह आंदोलन ख़त्म हो जाता है। देखिए जो मेन आंदोलन थे वो था बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना। इस प्रकार के नीमू चना हत्याकांड, ये छोटे छोटे आंदोलन हैं। इसमें आप 2 लाइनें याद रखेंगे। यदि क्वेश्चन बनता है तो बेटर बेस्ट है, नहीं बनता है तो हमें ये नहीं लगेगा कि भाई हमने किया नहीं। स्किप करने को मैं भी कर सकता था, पर वो ठीक नहीं रहेगा। बाय द वे एग्जामिनर का मूड बदल जाए, यहीं से क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। आगे देखेंगे दूध व खारा किसान आंदोलन, जो कि बीकानेर रियासत में चूरू के आसपास पड़ता है। वहाँ पर वही बात है, जितने भी जमींदार थे, जागीरदार थे, आज जमींदार किसान को कहते हैं, लेकिन पहले जमींदार या जागीरदार ज़मीन का मालिक होता था। क्यों होता था? वो राजा की या महाराजा की या जो भी नरेश होता था उसकी सेवा में होता था, उसको जागीर के तौर पर वो मिलती थी, ठीक है ना। वो एक बख्शीश होती थी, जागीर होती थी, और वो उस पर किसानों से अपनी खेती करवाता था, उनको पट्टे पर देता था और उसके बदले वो लगान लेता था। 2 तरह की लगान होती थी, एक तो पट्टा लेता था ज़मीन का, उसके बाद में वो अलग से टैक्स लेता था और उसमें से कुछ हिस्सा रख करके वो राजकाज में जमा करवा देता था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर के 1945 में एक किसान होता है हनुमान सिंह, जिसके नेतृत्व में ये आंदोलन चलता है। आगे देखेंगे सिक्कर के अंदर किसान आंदोलन क्या था। सिक्कर जयपुर राज्य का एक बहुत बड़ा ठिकाना था। सिक्कर देखिए बड़ा ठिकाना था और इसका आधा भाग भूमियों के अधिकार के अंदर था। ये आप याद रखना है कि भाई सिक्कर का आधा भाग किन के अधिकार में था? भूमियों के अधिकार में था। अब सिक्कर से कुछ रिलेटेड और बात कर लेते हैं कि भाई सिक्कर का जो आंदोलन था वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर लगान ज़्यादा थी,
बेकार थी और लगान में बढ़ोतरी भी कर दी गई। एक तो पहले लगान ज़्यादा थी, उसके बाद इसमें बढ़ोतरी हो गई थी। इसके बाद 1922 में क्या होता है, ठाकुर कल्याण सिंह सिक्कर का राव राजा बनता है और पुराने वाले जो ठाकुर होते हैं उनकी मौत पर जो खर्च होता है उसका बहाना बनाकर वह 25 से 50% तक टैक्स बढ़ा देता है। इसके विरोध के अंदर ये आंदोलन होता है। सिक्कर के जितने भी किसान होते हैं वो जो होता है जयपुर के महाराजा होता है उनसे शिकायत भी करते हैं, परंतु महाराजा के परामर्श पर राव ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता है। हालांकि एक बात फिर बता देते हैं कि जयपुर रियासत का ये एक ठिकाना होता था, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, सिक्कर आंदोलन संबंधी जितने भी सवाल थे वो भारत की विधानसभा केंद्रीय असेंबली जो थी उसके अंदर जाते हैं। संसद होती है भारत की तो, लेकिन उस समय इसको केंद्रीय विधानसभा ही बोलते थे, ठीक है ना, आज संसद बोलते हैं। तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाए जाते हैं। तो एक वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन यानी जांच आयोग की नियुक्ति की जाती है और उस जांच आयोग ने क्या फैसला दिया कि भाई उपज के आधार पर आप लगान फिक्स करो। ऐसे नहीं करोगे कि भाई कितना होता है कितना नहीं होता। मान लो 1 एकड़ ज़मीन है और आप कह रहे हो कि भाई इसके अंदर आपको 3 क्विंटल देना है, ये गलत है कि 1 एकड़ का 3 क्विंटल, ऐसे आप फिक्स नहीं कर सकते। हो सकता है बारिश न हो, और उस समय बारिश पर ही खेती आधारित होती थी, मोस्टली बारानी बोलते थे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, उन्होंने ये फिक्स किया था कि आप ये देखो कि भाई पैदावार कितनी होती है उसमें फिक्स करो। 2/5 करते हो, 1/4 करते हो, 2/3 करते हो, क्या करते हो क्या नहीं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, लेकिन जो राव था उसकी चालाकी से जरीब को छोटा करवा दिया जिससे बीघों की संख्या बढ़ जाए। जरीब क्या होता है, जरीब, कंठा, फीता, ठीक है ना, ये सब ज़मीन मापने के क्या होते थे, पैमाने होते थे जो अकबर के समय से चलते आ रहे थे, जो कि भूराजस्व प्रणाली, दहसाला प्रणाली, यानी इनका सब चीज़ों का जनक तो हम टोडरमल को मान सकते हैं। उसके बाद से ये सारी चीज़ें चली हैं। इसके बाद सिक्कर के जो किसान होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जमींदार का लगातार पुरजोर विरोध करते रहते हैं और 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा यानी जाट महासभा होती है, उसकी स्थापना हो जाती है 1931 में। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि भाई वहाँ से जाट महासभा से सहायता प्राप्त करने की भी कोशिश की। राजस्थान की जो जाट महासभा थी उसने भारतीय जाट महासभा से हेल्प मांगने की कोशिश की, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, 1933 में पलसाना में एक जाटों का सम्मेलन बुलाया जाता है, बैठक होती है। राव जो था इसने निर्ममता से इसका दमन किया, परंतु जाटों ने लगान न देने का निश्चय पहले कर रखा था कि भाई भले ही कुछ भी हो जाए हम लगान नहीं देंगे। इसके बाद जयपुर से कैप्टन वेब को किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए भेजा जाता है। ये आप ध्यान देंगे कि भाई सिक्कर के अंदर किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए जयपुर रियासत से उसका ठिकाना जो सिक्कर था किसको भेजा जाता है, कैप्टन वेब को। 23 अगस्त 1934 में इसके तहत एक समझौता होता है और इसमें कुछ हिंट भी मिलती है, पहल भी होती है, सहायता भी मिलती है, लाभ भी होता है और बहुत से लागतों को माफ़ किया जाता है। मतलब बहुत प्रकार के टैक्स जो होते हैं जो अननेसेसरी थे वो छोड़ दिए जाते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन, एक शेखावाटी एक शब्द है, क्षेत्र का नाम है, जैसे झुंझुनू, सिक्कर, इस प्रकार का जो एरिया है, झुंझुनू, सिक्कर, ये चिड़ावा, सूरजगढ़, ये इस प्रकार का जो एरिया आता है आपका, ये शेखावाटी के अंदर आता है। जयपुर, दौसा, इस प्रकार का एरिया आता है वो आपका किस में आ जाता है भाई, ढूंढा क्षेत्र में। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये आपका किस में आ जाता है, हाड़ौती में आ जाता है। जोधपुर जो होता है मारवाड़ होता है। उदयपुर क्या है आपका, मेवाड़ है। ये एरिया के इस प्रकार से नाम बांट रखे हैं। यह सिक्कर के किसान आंदोलन का एक विस्तार मात्र था। इस बात का मतलब ये है कि जैसा सिक्कर में किसान आंदोलन हुआ ठीक वैसा ही शेखावाटी की जिलों में हुआ और ये उसी का रूप था, ख़त्म नहीं हुआ था, वो यहाँ तक फैल गया था। शेखावाटी में 5 ठिकाने थे, बिसाऊ, ढूंढ, लोध, मलसीसर, मंडावा व नवलगढ़। मंडावा में तो आप उस समय की हवेलियाँ, महल आज भी एज इट इज़ देख सकते हैं। महलों के नाम से प्रसिद्ध है, हवेलियों के नाम से। शेखावाटी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। 1924 में क्या होता है कि भाई किसानों ने अपने जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ जयपुर के राजा से शिकायत की थी तथा अखिल भारतीय जाट महासभा ने भी महाराज से अपील की इस बात की कि भाई ये जो पंचपाणे की जागीरदार हैं इनके ऊपर आप ध्यान दो, परंतु ये जो पंचपाणे की जागीरदार इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। पुराने समय में इनको 5 पाने कहा जाता था, जैसे गाँव में आज कहते हैं ना कि मोहल्ला या पाना, इसलिए भी ये शेखावाटी में 5 पाने के तौर पे बांट रखे थे। भाई किसी गांव में 2, 4, 5 पाने हो गए, उसी प्रकार से शेखावाटी के 5 पाने बोलते थे उसको, इसलिए इनको पंचपाणे बोला जाता था। बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा व नवलगढ़ 5 पाने थे ये भी। इसके बाद क्या होता है, शेखावाटी के कटराथल नाम के गांव में अप्रैल के 1931 में किसान सभा के जो नेता थे हरलाल सिंह, उनकी पत्नी थी किशोरी देवी, उनके नेतृत्व के अंदर हज़ारों जो जाट की जो महिलाएं होती हैं, मतलब हज़ारों जो जाट महिलाएं थीं, उन्होंने हिस्सा लिया और अपना जो डिमांड लेटर था, मांग पत्र था, वो प्रस्तुत कर दिया।
और 1931 में प्रजामंडल आंदोलन स्थापित हो चुका था तथा किसानों को संघर्ष करने के लिए एक नैतिक प्रोत्साहन इससे मिला, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन क्या था, किसानों की समस्याओं के लिए ही था और जो अंग्रेजी राज को भी उखाड़ फेंकना चाहते थे और अपनी मांगों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, और ये सारे देशी रियासतों से तंग आए हुए लोग थे। आगे देखेंगे। इसके बाद सिक्कर व शेखावटी के आंदोलनों की एक ये खास बात थी कि भाई ये आंदोलन मार्च 1947 तक चलते रहे तथा जयपुर में हीरालाल शास्त्री जो कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं तथा उनके नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया। उसके बाद ही इस आंदोलन की समाप्ति हुई, क्योंकि उनके प्रोत्साहन, उनका जो आश्वासन था, उसके बाद ये आंदोलन समाप्त होता है। और हीरालाल शास्त्री बहुत ही नेतृत्व वाले व्यक्ति थे, लोगों के बीच की लोकप्रिय आवाज़ थी और लोगों के आह्वान पर ही इनको सीएम बनाया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम आपने याद रखना है, हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, नरोत्तम लाल जोशी व तोरेश्वर आदि थे। तोरेश्वर के बारे में तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसके बारे में आप बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर भूमि बंदोबस्त टिक्काराम पालीवाल के नेतृत्व में हुआ था। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल कौन था? ये वो व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त लागू होता है, तो ये आपने याद रखना है भाई, ठीक है। आगे देखेंगे ध्यान से। अब बात कर लेते हैं आपके मारवाड़ यानी जोधपुर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भाई जो जोधपुर है आपका मारवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है, मेवाड़ उदयपुर हो जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे चांदमल सुराणा। उन्होंने तोल आंदोलन शुरू किया था 1920-21 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तोल आंदोलन। ये मोस्टली किताबों में आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। वे तोल आंदोलन कहाँ से रिलेटेड था? जोधपुर से रिलेटेड था, बस दैट्स इट। किसने शुरू किया? चांदमल सुराणा ने 20-21 में। चांदमल जो सुराणा था उसने कुछ अपने जैसे जोशीले युवकों को पकड़ा, ठीक है। उनके सहयोग से मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की। भाई ध्यान रखना है, मारवाड़ हितकारिणी सभा के पहले अध्यक्ष बने थे ये चांदमल सुराणा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो मंत्री थे किशनलाल बाफना तथा जो संस्था इनकी जो ये थी मारवाड़ सेवा संघ, ठीक है ना, इनकी जितने भी जो अन्य सदस्य थे जैसे प्रताप चंद्र सोनी, एडवोकेट शिवकर्ण जोशी, जयनारायण व्यास। ये जयनारायण व्यास आपके आगे आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व आपका है राजस्थान की हिस्ट्री में। यदि आपने जयनारायण व्यास नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, इसके बारे में बात बाद में करेंगे। अन्य इसके सदस्य थे, तो जयनारायण व्यास के बारे में बाद में अगर पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस आंदोलन से जुड़े थे, तो तोल आंदोलन से जुड़े थे। तो मतलब जिक्की होती है सारी एक दूसरे से रिलेटेड ही होती है। आगे बात कर लेते हैं बीकानेर। बीकानेर देशनोक नाम की जगह, बीकानेर मतलब वहीं पर है। देशनोक यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, मेरे तो ऐसे ही याद आ जाता है। आगे देखेंगे, बीकानेर राज्य में राजनीतिक चेतना की लहर पैदा करने का श्रेय कन्हैयालाल ढूंढ और उनके शिष्य जो थे गोपाल दास, उनको जाता है। कन्हैयालाल ढूंढ और उनके शिष्य गोपाल दास वो बीकानेर में राजनीतिक या सामाजिक चेतना को जागृत करते हैं और 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का गठन करते हैं। सर्वहितकारिणी सभा का गठन करते हैं कन्हैयालाल ढूंढ और उनके शिष्य गोपाल दास। कहाँ पर? चूरू में, लेकिन हम पढ़ बीकानेर नहीं, ध्यान रखेंगे। सर्वहितकारिणी जो सभा थी चूरू की, इसने लड़कियों की शिक्षा होती पुत्री पाठशाला, यानी लड़कियों की पाठशाला स्टार्ट की इन्होंने। अछूत जो थे इनके लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की, ठीक है ना। चंदनमल बैड जो थे और गोपाल दास थे, ये वही गोपाल दास हैं। इन्होंने 26 जनवरी 1930 को चूरू में जो सर्वोच्च शिखर था धर्मस्तूप, वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया तथा बीकानेर राज्य के अंदर तहलका मचा दिया। तिरंगा झंडा फहराने पर इस समय तक पूरी तरह से रोक थी, परंतु इन्होंने ये काम किया और पूरी तरह से चर्चा का विषय बन गए। इसके बाद क्या होता है? बीकानेर का षड्यंत्र कंस्पिरेसी चलती है। इस अभियोग के तहत चंदनमल बहड़ जो था, सत्यनारायण सर्राफ था, गोपाल दास, बद्री प्रसाद, प्यारेलाल सारस्वत, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है तथा ये जितने भी एक्यूज थे, अभियुक्त थे, इन पर जो सेशन जज था, ये ध्यान रखना आपने, ब्रज किशोर चतुर्वेदी, इनकी अदालत के अंदर राजद्रोह का मुकदमा चलता है, मतलब टाड़ा लगता है इनके ऊपर। ब्रज किशोर चतुर्वेदी, आपने ये नाम याद करना है, ठीक है ना। बीकानेर के जो प्रसिद्ध वकील थे रघुवर दयाल गोयल और उनके जो साथी थे मुक्ता प्रसाद, ये भी आपको बहुत मिलेंगे। मुक्ता प्रसाद ने बीकानेर षड्यंत्र केस में अभियुक्तों की ओर से पैरवी की, यानी वकालत की, ठीक है ना। उनका केस किसने लड़ा? किनका केस भाई? सत्यनारायण सर्राफ का, गोपाल दास का, बद्री प्रसाद का, प्यारेलाल सारस्वत का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धौलपुर की। धौलपुर के अंदर क्या हुआ था भाई? धौलपुर के अंदर जन जागृति यानी सामाजिक चेतना के जो अग्रदूत कहे जाते हैं वो यमुना प्रसाद वर्मा कहे जाते हैं। इन्होंने 1910 के अंदर आचार सुधारणी सभा का गठन किया, ठीक है। और वहाँ के जितने भी युवा संगठन थे, युवा लोग जो थे, युवा लड़के थे, उनको क्या किया भाई?
स्वयं की ओर आकर्षित किया और ये बताया कि भाई समाज की तरफ, समाज सेवा की तरफ ध्यान कैसे दिया जाए। इस प्रकार से वहाँ के लोग समाज सेवा की तरफ जुड़े और आचार सुधारणी सभा के लगातार सतत सदस्य बने। 1911 में क्या होता है कि धौलपुर के अंदर जो यमुना प्रसाद वर्मा थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, ध्यान देंगे, ठीक है ना। धौलपुर के अंदर यमुना प्रसाद यमुना प्रसाद वर्मा ने आर्य समाज की स्थापना की 1911 में, ठीक है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इनके साथी थे। यहाँ पर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल इंदू और विष्णु स्वरूप वैद्य जो थे, इन्होंने 1934 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, जिसकी वजह से मातृभाषा हिंदी का बहुत ही ज़्यादा प्रचार यहाँ पर होता है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में जिज्ञासु प्रसाद, ठीक है, यानी ये जिज्ञासु प्रसाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए, नाम तो इसका ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, जोरीलाल इंदू और विष्णु स्वरूप वैद्य ने की, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अलवर का, तो हमने कर लिया था जो आंदोलन थे, लेकिन अब बात कर रहे हैं सामाजिक चेतना और जन जागृति की और साथ में किसान आंदोलन की। मिक्स टॉपिक चल रहा है, मिक्स तो नहीं बोल सकते, ये एक टॉपिक आ गया अलग से। यहाँ पर हरिनारायण शर्मा, इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ तथा वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। ये आप बड़े ध्यान से ही देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई क्या क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि अलवर के अंदर जन जागृति के अग्रदूत कहे जाते हैं हरिनारायण शर्मा। अस्पृश्यता निवारण संघ की इन्होंने स्थापना की, वाल्मीकि संघ की तथा आदिवासी संघ की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अलवर के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो आर्मी थी, उसकी स्थापना भवानी सहाय शर्मा ने की। ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है, भवानी सहाय शर्मा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और ब्रिटिश सरकार जो होती है, महाराजा जयसिंह जो था, को उनकी राष्ट्रीय जो गतिविधियां थी उनके कारण गद्दी से हटाकर तेज सिंह को गद्दी पर बैठा देती हैं। जैसा कि अलवर के बारे में बताया था कि भाई इस समय उनको गद्दी से हटा दिया जाता है, और जो अलवर के अंदर दंगे होते हैं उनकी आड़ लेकर के मेव जो थे, उससे पहले वो शिमला के अंदर वाइसराय से मिलते हैं और अपने लिए मांगे मनवा लेते हैं। ये वही एक्टिविटी थी, उसी का इफेक्ट ये है, उसी टाइम की जो बात है वो यही है। अब बात करते हैं डाबड़ा किसान आंदोलन। ये कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है, ठीक है। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद तथा किसान सभा के नेताओं ने जोधपुर राज्य के डीडवाना नागौर कस्बे के पास डाबड़ा गांव के अंदर क्या किया? किसान आंदोलन का आयोजन किया। इसमें मथुरा दास माथुर, द्वारका प्रसाद पुरोहित, राधा कृष्ण बोरा तात तथा नरसिंह कछावा के नेतृत्व में 500-600 के करीब किसान डाबड़ा गांव पहुंचे। डाबड़ा में गोलीकांड होता है, वहां पर गोलियां चलती हैं। इसके अंदर जग्गू जाट, चुन्नीलाल, पुनाराम चौधरी, मोतीराम, रामूराम, रुगाराम तथा नंदराम मारे गए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जागीरदारों की तरफ से कौन मारा जाता है? मेहताब सिंह। और इसको जानबूझ के कोई नहीं मारता, ये गलती से मारा जाता है। जागीरदार तो इस बात के पक्ष में ही थे कि भाई यहाँ पर कोई आंदोलन न हो, कोई हिंसा न हो, कोई विरोध या प्रोटेस्ट न हो, ठीक है ना, तो वो गलती से मारा जाता है। इसके बाद बात करते हैं जनजातीय आंदोलन के बारे में। जनजातीय आंदोलन क्या थे? सबसे पहले बात करेंगे भील आंदोलन के बारे में और फिर अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। भील के अंदर बात कर लेते हैं। मेवाड़ राज्य का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र भोमट क्षेत्र कहलाता है, भीलवाड़ा के आसपास का, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मेवाड़। इस क्षेत्र में रहने वाली भील व ग्रास्य जनजातियों ने मेवाड़ की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए मेवाड़ के राज्य चिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुर्धारी भील का भी चित्र अंकित था। अंग्रेजों ने भोमट क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर की शक्ति का गठन किया। ये बात आप याद रखेंगे। जितने भी ठिकाने थे जैसे लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, अजमेर, ब्यावर, एरिनपुरा, ये जो छावनियाँ भी थी और जो ठिकाने भी थे, यहाँ पर जो लोकल एरिया की जनजातियाँ थी उनके नाम से अंग्रेज़ों ने जो आर्मी बनाई थी उनके अंदर एक बटालियन रखी थी उनके नाम से। जैसे कहीं मेरवाड़ा थी, कहीं मरू थी, कहीं मेर थी, अलग अलग इस प्रकार से। यहाँ के भील जो थे उनमें अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ थी, लेकिन वो अपने जीवन से बहुत ही प्यार करते थे। कैसे? जो कंटेम्प्रेरी जीवन था, मतलब अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते थे। ईसाई मिशनरी जो थी जनजाति क्षेत्र को धर्म परिवर्तन के लिए उपयुक्त मानते थे, ठीक है। इस कारण अंग्रेजों के लिए इस महत्व का सबसे अधिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। भाई जो ईसाई मिशनरीज थे, अंग्रेज थे, वो लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और वो ऐसे लोगों को चाहते थे जिनके अंदर सामाजिक शिक्षा बिल्कुल भी ना हो, लोगों से पूरी तरह से कटे हुए हों। ये लोग ज़्यादातर जंगली थे, जंगलों के अंदर रहते थे, इसी वजह से इनको चुना गया। इससे पहले एक लाइन थी 1881 में क्या होता है, मेवाड़ सरकार जब यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड कुछ सुधार करती है तो भीलों ने उसका विरोध किया, ठीक है ना। इसके बाद उनकी निगाह इस पर आ गई कि ये तो सुधार चाहते नहीं, इनको अगर हम कुछ पैसा दें, खाना वाना दें, कपड़े दें और अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के बाद के अंदर भीलों में कुछ धर्म सुधारक हुए जिनके अंदर सुरजी भक्त व गोविंद गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। सुरजी भक्त और गोविंद गुरु, ठीक है ना, एक ही है। सुरजी भक्त धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के पक्ष में तो थे,
परंतु वे भीलों को हिंदू धर्म की प्रीति में रखना चाहते थे। ठीक है ना। ये क्या था, वे भाई सामाजिक सुधार तो करना चाहते थे, अंग्रेज भी यहाँ सामाजिक सुधार करना चाहते थे, परंतु किस नाम का, वो इनका धर्म ही परिवर्तन करना चाहते थे। परंतु जो सुरजी भगत थे वो इनको हिंदू धर्म के अंदर ही रखना चाहते थे। तो यहाँ पर ये आंदोलन हो जाता है इसके बाद। ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर जो भील आंदोलन है उसके प्रणेता इस गोविंद गुरु को ही माना जाता है, यानी सुरजी भगत को माना जाता है। दोनों इसके बारे में आप बड़े ध्यान से देखना। ये क्लास आपकी हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।